प्यारे प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार इकोनॉमी सर्वे यानी कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के आगे के पार्ट को देखेंगे। और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिजिटल शिक्षा पोर्टल। बिहार में डिजिटल शिक्षा पोर्टल, आइए इसके बारे में बढ़ते हैं हम लोग। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने एक डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म भी विकसित किया है, जिसका उपयोग सभी कक्षाओं के लिए एपिसोड प्रसारित करने के लिए किया जा रहा है। पोर्टल द्वारा इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक आधारित सामग्री और लाइव टेलीकास्ट उपलब्ध कराया जाता है। प्राथमिक कक्षाएं 1 से 5, उच्च प्राथमिक 6 से 8, माध्यमिक कक्षाएं 9 से 10 और उच्च माध्यमिक 11 से 12। इसके अलावा परिषद ने शिक्षकों और विद्यार्थियों को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए YouTube चैनल भी शुरू किया है। विद्या वाहिनी बिहार ऐप को शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिस पर कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्य पुस्तकों को अपलोड किया गया है। उनको अध्याय के अनुसार डाउनलोड किया जा सकता है विद्या वाहिनी बिहार ऐप के माध्यम से। बिहार में बच्चों की जिलावार संख्याएं दी गई हैं यहाँ पे, और बिहार में आबादी का जिलावार और उम्रवार लिंग अनुपात दिया गया है। तालिका को देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे बिहार में जिलावार किशोर व आबादी दी गई है। और बिहार में कुपोषण से पीड़ित 5 वर्ष से छोटे बच्चों का जिलावार प्रतिशत दिया गया है। अब अध्याय 13 में आते हैं हम लोग, और अध्याय 13 हमारा शुरू होता है आज से। और हमारे चैप्टर का नेम है पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। इसका सारांश देते हैं। पिछले कुछ दशकों में बिहार में जनसंख्या में भारी बढ़त और अर्थव्यवस्था की 2 अंकों में वृद्धि दिखी है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण की ज़रूरत बढ़ गई है। वानिकी एवं सिल्ली उत्पादन का बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 1.2% योगदान है, और यह 2015 से 16 से 2019 से 20 के बीच 6.9% की वृद्धि दर से बढ़ता रहा है। वर्ष 2019 से 20 में राज्य में कुल मिलाकर 1094.4 मिलीमीटर वार्षिक वर्षापात हुआ। लगभग 88.5% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के जरिए हुई। पक्षियों की रक्षा की संस्कृति पुनर्जीवित करने के लिहाज से बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव 15 से 17 जनवरी 2021 तक जमुई जिले के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों में मनाया गया। कोविड-19 महामारी के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने गरीब और प्रवासी लोगों की मदद के लिए विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी उपाय किए। महामारी के बावजूद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने विभिन्न सरकारी संस्थानों, जीविका की दीदियों, मनरेगा के जरिए ग्रामीण विकास विभाग तथा सैन्य एवं अर्धसैन्य बलों के सहयोग से वृक्षारोपण अभियान के हिस्से के बतौर 3.9 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया। वायु प्रदूषण से मुकाबले के लिए जून 2020 में पीट कोक और फर्नेस फ्यूल ऑयल के उपयोग पर राज्य ईंधन नीति का आरंभ किया गया। राज्य सरकार अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और मानव विकास के बीच की कड़ियों को दुरुस्त करने पर ध्यान केंद्रित करके 2030 तक वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास कर रही है। परिचय। संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्य की 2030 के लिए रूपांतरकारी दृष्टि में पर्यावरण की संधारणीय के साथ समावेशी एवं संधारणीय विकास को बढ़ावा देकर आर्थिक समृद्धि हासिल करने की बात कही गई है। प्राकृतिक वातावरण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए संसाधन उपलब्ध कराता है, जिससे जलवायु के विनियमन और परितंत्रों की रक्षा के साथ साथ
सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को सहयोग मिलता है। कोविड-19 महामारी के चलते बड़े पैमाने के स्वास्थ्य संकट और उसके बाद पूरी दुनिया में सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सामाजिक विकास और पारिस्थितिकीय अखंडता के साथ सामाजिक आर्थिक वृद्धि को समेकित करने के लिए नए सिरे से ध्यान देने की ज़रूरत है। बिहार जैसे राज्य में पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में भारी बढ़त और अर्थव्यवस्था की 2 अंकों में वृद्धि दिखी है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों को निकालने की ज़रूरत बढ़ गई है। बिहार को जनसंख्या वृद्धि, उच्च जनसंख्या घनत्व, गरीबों की बड़ी संख्या, बदलते आर्थिक ढांचे और औद्योगिकरण तथा शहरीकरण की बढ़ती ज़रूरतें पूरी करने के लिए नई अधोसंरचनाओं के निर्माण के कारण अप्रत्याशित दबाव का सामना करना पड़ रहा है। जैसे 2019 से 20 में देश के 4.2% औसत की तुलना में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10.5% की दर से बढ़ा। राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और दशकीय वृद्धि दर 25.1% है। साथ ही 3/4 से भी अधिक आबादी कृषि, पशुपालन, वानिकी और पर्यटन क्षेत्र से जीविकोपार्जन करती है, जिसका पर्यावरण के स्वास्थ्य और पारितंत्रों के कामकाज पर असर पड़ता है। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और मानव विकास के बीच की कड़ियों को दुरुस्त करने पर ध्यान केंद्रित करके राज्य सरकार 2030 के वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास कर रही है। वन, पर्यावरणीय संसाधनों और जैव विविधता के संरक्षण तथा संधारणीय प्रबंधन की राष्ट्रीय दृष्टि में राज्य सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का भी साझा है। जलवायु परिवर्तन। बिहार देश के पूर्वी भाग में अवस्थित राज्य है, जो हिमालय की निचली पहाड़ियों, गंगा के मैदान, विंध्य के पठार और लघु गोंडवाना बेसिन से घिरा है। राज्य पूर्व पश्चिम में 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में 345 किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्य का क्षेत्रफल 93.6 लाख हेक्टेयर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.9% है। समुद्र तट रहित बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल देश अवस्थित है। राज्य की मुख्य नदी गंगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती हुई राज्य को उत्तरी और दक्षिणी 2 हिस्सों में विभाजित करती है। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों की खास विशेषताओं की झलक तालिका 13.1 में प्रस्तुत है। राज्य के 3 विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिमी जोन, जिसमें 1040 से 1450 मिलीमीटर तक वर्षापात होता है और मिट्टी बलुई दोमट है। 8 जिलों वाला उत्तर पूर्वी जोन, जिसमें 1200 मिलीमीटर से 1700 मिलीमीटर तक वर्षा होती है और मिट्टी दोमट या चिकनी दोमट है। और 17 जिलों वाला दक्षिणी जोन, जिसमें 990 से 1240 मिलीमीटर तक वर्षा होती है और मिट्टी बलुई दोमट और दोमट चिकनी या चिकनी दोमट है। राज्य 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांशों और 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच और समुद्र तट से औसतन 52.7 मीटर पर ऊंचाई पर अवस्थित है। राज्य में 3 स्पष्ट मौसम होते हैं: जाड़ा, गर्मी और बरसात। वार्षिक औसत तापमान जाड़ा के दिसंबर-फरवरी महीनों के 8 डिग्री सेल्सियस से गर्मी के अप्रैल से लेकर जून तक महीनों के 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी जोन में होती है।
और जिसका वार्षिक औसत लगभग 1450 मिलीमीटर होता है। व्यापक प्रकार की उर्वर जलोढ़ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधनों को देखते हुए राज्य में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र के विकास की काफ़ी संभावना है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्रों की विशेषताएं यहाँ पे दी गई है। मिट्टी में और कार्बनिक पदार्थ मिट्टी है बलुआई दोमट और दोमट उत्तर और पश्चिम में बलुआई दोमट मिट्टी पाई जाती है और उत्तर और पूरब में बलुआई दोमट और चिकनी दोमट और दक्षिण पूरब में पश्चिम बलुआई दोमट चिकनी दोमट चिकनी पाई जाती है। और यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है, फॉस्फोरस, पोटाश, वर्षापात और तापमान कितना है वो दिखाया गया है। वर्षापात वैश्विक तापन का एक प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रभाव वर्षापात के बदलते पैटर्न और वर्षा के अन्य स्वरूपों से स्पष्ट होता है। बिहार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, जो बाढ़, सूखा, भूकंप और तूफान, चक्रवात जैसी जलवायु से संबंधित आपदाओं के प्रति राज्य की अत्यधिक संवेदनशीलता से जाहिर होता है। जलवायु परिवर्तन के चलते बारिश और मौसम के पैटर्न का अनुमान लगाना उत्तरोत्तर मुश्किल होता जा रहा है, जो कृषि चक्रों और फसलों की उत्पादकता को प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही वर्षा की अनिश्चितता से नदियों का प्रवाह भी प्रभावित होता है, जिससे आंतरिक मछली पालन और मछुआरा समुदाय की जीविका भी प्रभावित होती है। तालिका 13.2 में राज्य में 2001 से 2019 से 20 तक और 2020 से 21 के पहले 9 महीनों में 4 अलग अलग मौसमों में वार्षिक औसत वर्षापात के अस्थायी पैटर्न प्रस्तुत हैं। वर्ष 2019 से 20 में बिहार में औसतन 1094.4 मिलीमीटर वार्षिक वर्षापात हुआ। वर्ष 2019 से 20 में लगभग 88.5% वर्षा जून से सितंबर के 4 महीनों के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हुआ, जबकि शीतकालीन वर्षा, ग्रीष्मकालीन वर्षा और उत्तर पश्चिम मानसून के कारण मात्र 11.5% वर्षा हुई। गत दशक में राज्य में वार्षिक वर्षापात 2010 के 677.9 मिलीमीटर से 2007 के 1506.1 मिलीमीटर के बीच रहा। सितंबर 2020 से 21 तक राज्य में जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून से 1161.2 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो 846.2 मिलीमीटर के दीर्घकालिक औसत से 37.3% अधिक है। इस प्रकार पूरे वर्ष में वार्षिक वर्षापात के विवरण के रुझान में काफ़ी अंतर दिखता है। विभिन्न मौसमों में वार्षिक वर्षापात यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे जाड़े की बारिश, गर्मी की बारिश, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून और वार्षिक वर्षापात यहाँ दिखाया गया है। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े औसत वर्षापात के प्रतिशत बतौर वास्तविक वर्षापात को व्यक्त करते हैं। यहाँ पे तालिका में आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कितनी मात्रा में होती है। वर्षापात के पैटर्न में अलग अलग समय के साथ साथ अलग अलग जलवायु जोनों में भी अंतर रहता है। उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा का रुझान रहता है, जबकि दक्षिण क्षेत्र स्वाभाविक रूप से सूखा से प्रभावित होता है। जिलों में वार्षिक वर्षापात में मौसमवार अंतर तालिका में प्रस्तुत है। राज्य के 38 में से 17 जिलों में राज्य के वार्षिक वर्षापात से अधिक वर्षा हुई। जिलों के बीच 2019 से 20 में किशनगंज में सर्वाधिक 1981.8 मिलीमीटर वर्षा हुई और सबसे कम 615 मिलीमीटर अरवल में हुई। दक्षिण पश्चिम मानसून के मामले में 2020 से 21 में सर्वाधिक 2318.1 मिलीमीटर वर्षा किशनगंज में और उसके बाद 1725.3 मिलीमीटर सुपौल में, 1653 मिलीमीटर पूर्व चंपारण में और
1641.2 मिलीमीटर पश्चिम चंपारण में हुई। बिहार में वर्षापात के वितरण के जिलावार रुझानों से पता चलता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से दक्षिण जिलों की अपेक्षा उत्तर जिलों में अधिक वर्षा होती है। फलतः दक्षिणी मैदानों में सूखा पड़ने का रुझान अधिक होता है और भूजल का स्तर नीचे रहता है, जो खेती के मकसद से पानी की उपलब्धता को प्रभावित करता है। दूसरी ओर उत्तरी भाग मुख्यतः बाढ़ और जल जमाव प्रवण है, जिससे फसलों खासकर धान की उपज प्रभावित होती है। समय और क्षेत्र के लिहाज से वर्षापात के पैटर्न में उतार चढ़ाव होने से कृषि उत्पादन, लोगों की जीविका, भूजल स्तर और जैविक विविधता की उत्तरजीविता पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। साथ ही कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के चलते वर्षा में अंतर होने से सूखा और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जिसका कृषि उत्पादन पर असर पड़ता है। कृषि रोड मैप 3 में बिहार में जलवायु की अनियमितता की मौजूदगी पर ध्यान दिलाया गया है, जिसके कारण वर्षा में स्थान और समय के आधार पर अंतर होने से पैदा जोखिम के बेहतर प्रबंधन के लिहाज से किसानों की मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय हस्तक्षेप करना जरूरी हो जाता है। इस मकसद से जल शाजन प्रबंधन और जलाशय निर्माण जैसी विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गई है। तापमान। पृथ्वी की सतह के तापमान में तेज बदलाव मौसम और जलवायु के पैटर्न को वैश्विक स्तर पर प्रभावित कर रहा है और बिहार इस परिदृश्य का अपवाद नहीं है। हाल के वर्षों में मार्च से जून के बीच गर्मी के मौसम में लू में वृद्धि हुई है, जबकि जाड़े में दिसंबर से फरवरी के बीच गर्मी महसूस होती है, जिससे फसल उत्पादन में व्यवधान पैदा होती है। यह देखते हुए बिहार का समृद्ध जल परितंत्र है, जहां प्रवासी पक्षी आते हैं। तापमान में परिवर्तन से उनके आश्रय स्थल और उत्तरजीविता पर असर पड़ सकता है। बढ़ते औसत तापमान और जंगल में आग लगने की घटनाओं के बीच सशक्त सहसंबंध होता है, जिससे कार्बन चक्र पर प्रभाव पड़ता है। बिहार में 2001 से 2 से 2019 से 20 तक के लिए वार्षिक औसत न्यूनतम और अधिकतम तापमान चार्ट 13.1 में दर्शाया गया है। सबसे कम 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान 2010 से 11 में दर्ज किया गया था, जबकि सर्वाधिक 43.7 डिग्री सेल्सियस 2008 से 9 में और 46.7 डिग्री सेल्सियस 2005 से 6 में दर्ज किया गया था। वहीं औसत तापमान पर सरसरी निगाह डालने से पता चलता है कि पिछले 19 वर्षों में यह 24 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही राज्य में गर्मी और जाड़ा के महीनों में तापमान के बीच काफ़ी अधिक अंतर झेलना पड़ता है। लंबे समय तक औसत तापमान में वृद्धि से वायुमंडलीय आर्द्रता में बदलाव आने की आशंका है, जिससे उपज दर प्रभावित हो सकती है। बिहार में तापमान के वार्षिक रुझान दिखाए गए हैं। यहाँ पे न्यूनतम तापमान कितना है और अधिकतम तापमान देख सकते हैं आप लोग 46 डिग्री तक पहुँच चुका है और औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये पटना मौसम विज्ञान केंद्र भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा लिया गया है। वन संसाधन। वन वन्य जीवों और जैव विविधता को आश्रय उपलब्ध कराकर और जलवायु तथा जलीय चक्रों को नियंत्रित करके पारितंत्रीय स्थिरता बरकरार रखने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वे मानव और पशु जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। अपनी उत्पादक भूमिका में वन इमारती लकड़ी, जलावन और चारा जैसे अनेक प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, जो मानवता के लिए लाभप्रद है। वे मनोरंजन का अवसर उपलब्ध कराने के अलावा मिट्टी, पानी और उनकी संरक्षी भूमिका में वनस्पतियों जैसे संसाधन उपलब्ध कराते हैं। कृषि के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी और सिल्ली उत्पादन का हिस्सा यहाँ पे दिखाया गया है। फसल, पशुधन, वानिकी एवं सिल्ली निर्माण, मत्स्याखेट एवं जल कृषि, कृषि वानिकी एवं मत्स्याखेट। 2018 से 19 के आंकड़े अंतिम अनुमान और 2019 से 20 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र के
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हिस्सा दर्शाते हैं। स्रोत ये आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार सरकार द्वारा लिया गया है। वानिकी एवं सिल्ली उत्पादन का बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 1.2% योगदान है और यह 2015 से 16 से 2019 के बीच 6.9% की वृद्धि दर से बढ़ता रहा है। हालांकि पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा और औसतन 7.9% रहा है। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र के अंदर वानिकी एवं सिल्ली उत्पादन का योगदान 2015 से 16 के 7.2% से बढ़कर 2019 से 20 में 8.2% हो गया। विभाग का राजस्व और व्यय वन संसाधनों और उसके उत्पादों के संरक्षण और पुनर्स्थापना के तय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का वानिकी के लिए तय बजट होता है, जैसा कि तालिका 13.4 में दर्शाया गया है। विभाग के राजस्व में लगातार वृद्धि होती रही है, जो 2015 से 16 के 17.52 करोड़ रुपए से बढ़कर 2018 से 19 में 24.13 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि 2019 से 20 में यह थोड़ा घटकर 20.3 करोड़ रुपए रह गया। वन विभाग का राजस्व और व्यय यहाँ पे दिखाया गया है, योजनेतर और उनका योगफल क्या है। वार्षिक चक्रवृद्धि दर की गणना गत 5 वर्षों के लिए की गई है। ये स्रोत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार से लिया गया है। वर्ष 2015 से 16 से 2019 से 20 के बीच विभाग का राजस्व 4.32% की वार्षिक दर से बढ़ा। वहीं समग्र व्यय के मामले में 2017 से 18 से दिलचस्प रुझान देखा जा सकता है। वह 19.69% की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2015 से 16 के 286.76 करोड़ रुपए से 2019 से 20 में 692.13 करोड़ रुपए हो गया। इस वृद्धि का बड़ा कारण योजना व्यय में वृद्धि है, जो 2018 से 19 के 223.75 करोड़ रुपए से 2019 से 20 में 560.5 करोड़ रुपए हो गया। वहीं योजनेतर व्यय 5.6% की वृद्धि दर से बढ़ा और 2015 से 16 के 106.88 करोड़ रुपए से 2019 से 20 में 131.62 करोड़ रुपए हो गया। वन विभाग का राजस्व और व्यय देख लीजिए, यहाँ पे व्यय कितना है और राजस्व कितना है। वन आच्छादन बिहार में पश्चिम चंपारण में उत्तर के मैदानों की तराई में नम पर्णपाती वन है, जबकि दक्षिणी बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, जमुई, मुंगेर, बांका और गया जिलों में समृद्ध प्राकृतिक पर्णपाती साल वन है। नवीकरणीय संसाधनों के बतौर वन अनेक प्रकार की पारितंत्रीय सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जिनका जलवायु की स्थितियों को बदलने पर असर होता है। वन आच्छादन में 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले वृक्षाच्छादित भूमि शामिल होती है, जिसके लिए कानूनी स्थिति की कोई बाध्यता नहीं है। वन आच्छादन के क्षेत्रफल के 2000 से 2018 से 19 तक के रुझान चार्ट 3 में प्रस्तुत है। राज्य में 2018 से 19 तक दर्ज वन आच्छादन लगभग 7,306 वर्ग किलोमीटर था, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.76% था, जिसमें 12 जिलों में मौजूद प्राकृतिक वनों के साथ साथ वन की योग्यता वाले वृक्षों की प्रधानता वाले वनस्पति क्षेत्र भी शामिल थे। यहाँ पर देख सकते हैं, जिलों में मौजूद प्राकृतिक वनों के साथ साथ वन की योग्यता वाले वृक्षों की प्रधानता वाले वनस्पति क्षेत्र में शामिल थे। वन आच्छादन 2000 से 2001 के 5,720 वर्ग किलोमीटर से काफ़ी बढ़कर 2018 से 19 में 7,306 वर्ग किलोमीटर हो गया।
यह उल्लेखनीय वृद्धि राज्य सरकार के वन रोपण के प्रयासों के कारण संभव हो पाई है। यहाँ पे बिहार वन आच्छादन का क्षेत्रफल 2000 से 2019 तक देख सकते हैं। वर्ष 2017 और 2019 के लिए जिलों के लिए वन आच्छादन का वितरण तालिका 13.2 में प्रस्तुत है। वर्ष 2019 में राज्य में सर्वाधिक 1056.4 वर्ग किलोमीटर वन आच्छादन कैमूर जिले में था, जो जिले के कुल क्षेत्रफल का लगभग 31.4% था। वही यह सबसे कम जहानाबाद जिले में था, सबसे अधिक कैमूर में है और सबसे कम जहानाबाद में था, जहाँ वन आच्छादन बिल्कुल नहीं था। कैमूर 1056.4 वर्ग किलोमीटर और पश्चिम चंपारण 904.7 वर्ग किलोमीटर, रोहतास 672.3 वर्ग किलोमीटर, जमुई 648 वर्ग किलोमीटर और गया 590.3 वर्ग किलोमीटर जिलों का राज्य के 2019 के कुल वन आच्छादन में संयुक्त रूप से 53% हिस्सा था। शिखर सघनता के लिहाज से देखें तो राज्य के दक्षिणी जिलों में उत्तरी जिलों की अपेक्षा अधिक सघन वन थे, लेकिन 70% से अधिक शिखर सघनता वाले सघन वन क्षेत्र पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक थे, जो राज्य के कुल वन आच्छादन का 27.5% था। वहीं 10 से 40% शिखर सघनता वाले खुले वन कैमूर जिले में सबसे अधिक 531.3 वर्ग किलोमीटर में थे, जो राज्य के कुल वन आच्छादन का 14.4% थे। विभिन्न प्रकार के वनों का क्षेत्रफल। वर्ष 2011 से 2019 तक के विभिन्न प्रकार के वनों के क्षेत्रफलों का ब्यौरा तालिका 13.5 में प्रस्तुत है। शिखर सघनता के आधार पर वनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। 70% से अधिक शिखर सघनता वाले अति सघन वन BDF, 40 से 70% शिखर सघनता वाले मध्यम सघन वन MDF और 10% से 40% शिखर सघनता वाले खुले वन OF। राज्य में 2019 से 20 में खुला वन क्षेत्र का सर्वाधिक 3693 वर्ग किलोमीटर हिस्सा था, जिसके क्षेत्रफल में 2011 से 12 से ही क्रमिक विस्तार हो रहा है। अधिक सघन वनों के क्षेत्रफल में भी अच्छा खासा विस्तार हुआ है, जो 2011 से 12 के 231 वर्ग किलोमीटर से 2019 से 20 में 333 वर्ग किलोमीटर हो गया। वर्ष 2019 से 20 में बिहार में 70% से अधिक सघनता वाले अति सघन वनों का राज्य के कुल वन आच्छादन में लगभग 4.6% हिस्सा था। वहीं लगभग आधा वन वर्ष 2019 से 20 में बिहार में 70% से अधिक सघनता वाले अधिक सघन वनों का राज्य के कुल वन आच्छादन में लगभग 4.6% हिस्सा था। वहीं लगभग आधा वन क्षेत्र 10 से 40% शिखर सघनता वाला खुला वन क्षेत्र था। विभिन्न प्रकार के वनों का क्षेत्रफल। वन का प्रकार अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट है। यह महसूस करके कि वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से मुकाबले के लिए समय कम है, राज्य सरकार वन आच्छादन बढ़ाने और वन उत्पादों के संधारणीय प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है। जल जीवन हरियाली मिशन के जरिए वन आच्छादन बढ़ाने के ही नहीं, वन वृद्धि को बढ़ावा देने और पुनरुत्पादन की गतिविधियां चलाकर उनकी गुणवत्ता में भी सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्बन स्टॉक। वैश्विक तापन का कारण बनने वाले ग्रीनहाउस गैसों का वायुमंडल में संकेंद्रण बनने के प्रभावों में कमी लाने के लिए कार्बन स्टॉक बढ़ाने पर दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। अंत सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल का सुझाव है कि निर्वनीकरण, वनों के क्षरण और जीवाश्म ईंधनों के जलने से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। सतह का तापमान नियंत्रित करने और जलवायु प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए इनके प्रभावों में कमी लाने का एक महत्वपूर्ण तरीका
हरित आच्छादन बढ़ाना है। इस संदर्भ में कार्बन स्टॉक बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर बायोमास में शामिल कर देते हैं। वन कार्बन के महत्वपूर्ण भंडार और स्रोत है। अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल के भूमि उपयोग परिवर्तन एवं वानिकी पर सुव्यवहार दिशा निर्देश के अनुसार वनों में मौजूद कार्बन स्टॉक में भूप्योपरि पेड़ों के तने, शाखाएं, पत्ते, लताएं, झाड़ियाँ, अधोभूमि पुंज, सूखी लकड़ी, कूड़ा करकट और मृदागत जैव कार्बन शामिल होते हैं। बायोमास कार्बन के जीवित हिस्से को दो समूहों में वर्गीकृत किया जाता है: भूम्योपरि जैव पुंज एवं अधोभूमि जैव पुंज। खाद्य एवं कृषि संगठन की वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के वन सर्वाधिक कार्बन मृदागत जैव कार्बन में, भूम्योपरि जैव पुंज में और अधोभूमि जैव पुंज में भंडारित करते हैं। मृदागत जैव कार्बन में खनिज और खास गहराई तक जैव मिट्टी शामिल होती है। वर्ष 2017 और 2019 के लिए विभिन्न समूहों के कार्बन स्टॉक का ब्यौरा तालिका 13.6 में प्रस्तुत किया गया है। तालिका से पता चलता है कि बिहार में 2019 में सर्वाधिक 5.524 करोड़ टन कार्बन स्टॉक था। राज्य सरकार मृदा जैव पदार्थों में वृद्धि के लिए वस्तुतः खेतों में अधिक पेड़ लगाने के प्रयास कर रही है। वर्ष 2019 में विभिन्न समूहों के कार्बन स्टॉक की संरचना चार्ट 13.4 में प्रस्तुत है। वर्ष 2019 में वनों के कार्बन स्टॉक में मृदा जैव कार्बन का स्टॉक कुल मिलाकर 3.393 करोड़ टन था, जो 2017 के पूर्ववर्ती अनुमान 2.886 करोड़ टन से अधिक है। मिट्टी में पानी को रोक कर रखने की क्षमता बढ़ाने के लिहाज से यह वृद्धि उल्लेखनीय है। कार्बन स्टॉक में 46.44 टन प्रति हेक्टेयर का सर्वाधिक योगदान मृदा जैव कार्बन के जरिए था, जिसका बिहार के वनों के कुल कार्बन स्टॉक में 61.4% हिस्सा है। इसके बाद 20.54 टन प्रति हेक्टेयर भूम्योपरि पुंज का योगदान था, जिसका बिहार के कुल वन्य कार्बन स्टॉक में 27.2% हिस्सा था। मृत जैव पदार्थों में मृत लकड़ी और कूड़ा करकट का पुंज शामिल है, जिनमें क्रमशः 0.17 टन प्रति हेक्टेयर और 1.02 टन प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक होता है, और बिहार में कुल कार्बन स्टॉक में उनका क्रमशः 0.2% और 1.4% हिस्सा था। बिहार में वन्य कार्बन स्टॉक यहाँ पे दिया गया है। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े टन में प्रति हेक्टेयर स्टॉक दर्शाते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की ये रिपोर्ट है। 2019 में विभिन्न समूहों में घनत्व के अनुसार कार्बन स्टॉक यहाँ पे मिट्टी का जैव कार्बन 61.4% है, भूतल बायोमास 27.2, अधोभूतल बायोमास 9.8, कूड़ा करकट 1.4 और सूखी लकड़ी का बहुत कम है, 0.2% है। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग की ये रिपोर्ट है, यानी कि सबसे अधिक मिट्टी का जैव कार्बन और सबसे कम सूखी लकड़ी है। जंगल की आग, वन संपदा और जैव विविधता को बचाने के लिए जारी प्रयासों को वनों में आग लगने से नुकसान पहुंच सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएं और उनकी सघनता बढ़ी है, जिसके कारण वनों का क्षरण हुआ है, मृदा क्षरण बढ़ा है, वन्य उत्पादों को नुकसान पहुंचा है और खरपतवारों का फैलाव बढ़ रहा है, जिससे वन परितंत्र को नुकसान पहुंच रहा है। तालिका 13.7 में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में आग लगने की आशंका वाले वन क्षेत्रों का विवरण प्रस्तुत है। बिहार में 7.15% वन आच्छादन आग लगने की बहुत अधिक आशंका वाला है। बिहार में आग लगने की आशंका के अनुसार वनों का वर्गीकरण किया गया है। अग्नि प्रवणता के अनुसार वनों का वर्गीकरण अत्यंत अग्निप्रवण, बहुत अधिक अग्निप्रवण और अधिक अग्निप्रवण, मध्यम अग्निप्रवण और कम अग्निप्रवण दिखाया गया है यहाँ पे। वर्ष
2011 से 12 से 2019 से 20 के बीच बिहार में जंगलों में आग लगने की घटनाओं और जले क्षेत्रों की प्रमंडलवार घटनाओं का ब्यौरा तालिका में 13.8 में प्रस्तुत है। वहीं चार्ट 13.5 में 2005 से 6 से 2018 से 19 तक जंगलों में आग लगने की घटनाओं और जले क्षेत्रों के रुझान प्रस्तुत किए गए हैं।